हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इन लॉज को आज हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे और बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि कैसे इन लॉज को हम याद करें और कैसे इनको अप्लाई करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो मैं इन लॉज को याद करने की आपको ट्रिक भी बताऊंगी और इनको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम वो भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि इनकी मदद से हम क्वेश्चन को जल्दी से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहला है a रेज टू द पावर m into a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n। तो फ्रेंड्स, ये लॉ कहता है कि अगर दो नंबर्स के बेस सेम है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो सकती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूं मैं, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों के बेस सेम है, 2 है दोनों में बेस, राइट। तो इनकी ये जो पावर्स हैं 3 और 2 ये ऐड होंगी। तो आंसर आएगा 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 5। सो आंसर इज 2 रेज टू द पावर 5। तो ये हमने सॉल्व करा यूजिंग दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब मैं आपको इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करके दिखाती हूँ कि आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, 2 रेज टू द पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 3 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब है कि 2 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 5 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 रेज टू द पावर 5। तो देखिए, दोनों ही तरह से जो हमारा आंसर है वो सेम ही आया है, पर जब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया तो वो जल्दी होता है क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेज a raised to the power m divided by a raised to the power n equals to a raised to the power m minus n। अब ये वाला लॉ पहले वाले लॉ से मिलता जुलता है। पहले में मल्टीप्लाई हो रहे थे ये दो नंबर्स, यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके बेस सेम है। तो जब अगर ऐसे दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं जिनके बेस सेम है तो हम उनकी पावर्स क्या करेंगे, हम उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल। 4 raised to the power 5 divided by 4 raised to the power 3। तो देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हम ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये वाला यूज करते हैं तो हम करेंगे 4 रेज टू द पावर 5 माइनस 3, और 5 माइनस 3 होता है 2, तो हमारा आंसर आया 4 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सॉल्व करूं तो कैसे करेंगे हम। 4 रेज टू द पावर 5 का मतलब है कि मैं 4 को 5 बारी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये डिवाइड हो रहा है 4 रेज टू द पावर 3 से, यानी 4 को 3 बारी हमने यहाँ डिनोमिनेटर में नीचे लिख दिया। अब हम इन 3 4 को ऊपर के 3 4 से कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास कितने 4 बचे, 2। तो यानी हो गया हमारा ये 4 रेज टू द पावर 2। तो देखिए, यहाँ पे भी आंसर वही आया है, सेम है ना। तो ये सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो कहता है कि अगर दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, उनके बेस सेम है, तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इट सेज a raised to the power m raised to the power n equals to a raised to the power m into n। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा केस हो जहां पे पावर ऑफ अ पावर हो, देखिए यहाँ पे एक ये पावर है m, फिर दोबारा से एक ऊपर पावर आ जाती है n। तो अगर ऐसा केस होता है तो हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। 5 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2। तो इसका देखिए, एक तो मैं आपको इसका पहले मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो 5 रेज टू द पावर 3 है ये 2 बारी मल्टीप्लाई होगा ऐसे, यानी 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, ऐसे होता है इसका मतलब।
तो अगर मैं ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करूं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इन दोनों पावर्स को 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 रेज्ड टू द पावर 3 into 2 which is equals to 6. So we get the answer as 5 raised to the power 6. ठीक है, अब हम इसको इस लॉ के बिना सॉल्व करते हैं, यूजुअली जैसे नॉर्मली सॉल्व करा जाता है वैसे देखते हैं। तो मैंने आपको इसका मतलब बताया कि होल रेज टू द पावर 2 का मतलब है कि ये 5 रेज टू द पावर 3 into 5 रेज टू द पावर 3 है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी देखो, मैंने एक पहले आपको फर्स्ट जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि अगर बेस सेम होता है तो जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं। तो वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैं इधर यूज करती हूँ, तो मैं इन दोनों पावर्स को ऐड करूंगी, 3 + 3 which is 6. So we get the answer as 5 raised to the power 6. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आप इसे याद रखिए, जब भी ऐसे पावर ऑफ अ पावर केस होता है तो आप उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। a raised to the power m into b raised to the power m equals to a into b raised to the power m. तो फ्रेंड्स, ये लॉ कहता है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन दोनों के बेस तो अलग अलग हैं पर पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उन दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर सेम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 रेज टू द पावर 2 into 3 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो दोनों के बेस डिफरेंट हैं और पावर्स सेम हैं, तो अगर हम इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हैं तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? हम 2 into 3 करेंगे विच इज 6 और पावर हम ले लेंगे सेम जो है 2, तो आंसर आ जाएगा 6 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करती हूँ। देखिए, 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब है कि 2 दो बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह से 3 दो बारी मल्टीप्लाई हो रहा है ना? तो ये आ गया। अब इधर मैं कर सकती हूँ कि इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूं तो एक 6 आ गया, इसी तरह से इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो दूसरा 6 आ जाएगा, यानी 6 into 6 which is nothing but 6 raised to the power 2। तो देखिए, इस मेथड से भी वही आंसर आया है। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो कहता है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जहां पे बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो हम उन दोनों नंबर्स को उन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और सेम पावर ले लेंगे। अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं फ्रेंड्स। a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m इक्वल्स टू a बाय b रेज टू द पावर m। तो देखिए, अब क्या हो रहा है कि हमारा वही बेस अलग अलग है पर पावर्स इनकी सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम बेसिस को ऐसे डिवाइड करेंगे और पावर सेम ले लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे देखिए, मेरी पावर सेम है, बेस अलग है और ये डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर मैं ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करती हूँ तो मेरे को क्या करना है? मेरे को करना है 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2 और मेरे को पावर सेम ले लेनी है जो है 3। तो मेरा आंसर आ गया 2 रेज टू द पावर 3। अब अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूं तो कैसे करेंगे हम? 10 रेज टू द पावर 3 का मतलब है कि 10 तीन बारी लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 5 रेज टू द पावर 3, यानी 5 को तीन बारी लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 2s are 10, तो ये तीन बारी मैंने करा तो मेरे पास तीन बारी 2 आ गया। इसका मतलब क्या आंसर आया? 2 रेज टू द पावर 3। तो देखो, वही सेम आंसर आया है ना? पर जब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया तो हमने कितनी आसानी से जल्दी से आंसर निकाल दिया था। तो यही फायदा होता है फ्रेंड्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करने का। तो हमें ये सारे लॉज याद होने चाहिए टिप्स पर, जब भी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं, नंबर्स विद जीरो एज एक्सपोनेंट। तो ये जो लॉ है ये कहता है a रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका मतलब होगा कि वो 1 के इक्वल है। जैसे कि 5 रेज टू द पावर 0, तो यूजिंग दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वी कैन से इट इज इक्वल्स टू ओनली 1।
चाहे अब मैं 5 की जगह इधर 7 लिख दूं, चाहे 20 लिख दूं, चाहे 10 लिख दूं, 10 रेज टू द पावर 0 ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो ये है सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसी को फ्रेंड्स हम मैथमेटिकली अगर हम सॉल्व करें 5 रेज टू द पावर 0 को, तो कैसे करेंगे? देखिए 0 है पावर, तो मैं उसको लिख सकती हूँ 2 माइनस 2 या 3 माइनस 3, कुछ भी लिख सकती हूँ मैं इधर। और यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? 5 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 2। क्योंकि हमने सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि अगर बेस सेम होता है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वही अब मैंने यहाँ पे उसको रिवर्स यूज करा है। ठीक है, और ये इसको हम 5 रेज टू द पावर 2 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5। अब ये सब आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें आंसर मिलता है 1। तो जब मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करा, जब भी मेरा स्ट्रेट अवे आंसर आया था 1, और अगर मैंने इसको इस मेथड से सॉल्व किया तो जब भी हमारा आंसर आता है 1। अब फ्रेंड्स देखिए, ये सारे जो लॉज हैं मैंने आपको अभी बताया था कि इनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इनके बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इनको याद करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स दे देती हूँ इधर। तो ये हमने पढ़े, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इनको हम कैसे याद रख सकते हैं वो बताती हूँ। तो पहले फ्रेंड्स ये फर्स्ट 2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को याद करते हैं। देखिए हमें पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो रिपीटेड एडिशन होती है, और जो डिवीजन होती है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है। तो इसी के बेसिस पे हम इन 2 लॉज को याद रख सकते हैं। जैसे कि ये पहला लॉ है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो ये कॉमन बेस है हम उसको कॉमन ले लेंगे, तो यानी हमने ए ले लिया। अब जो ये पावर्स हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो ये बन गया a रेज टू द पावर m प्लस n। ठीक है, अब सेकंड वाले में डिवाइड हो रहा है ना, और बेस सेम है, तो बेस को हमने कॉमन ले लिया a, और डिवीजन है तो यानी हम उसको रिलेट करेंगे सब्ट्रैक्शन से, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी m माइनस n। ठीक है, तो आप ऐसे ये पहले 2 लॉस को याद रख सकते हैं। अब थर्ड लॉ देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो 2 पावर्स हैं, ये इनके बीच में कोई साइन नहीं है, राइट? तो जब कोई साइन नहीं होता तो वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो आप इस बेसिस पे याद रख सकते हैं कि ऐसे केस में दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, m इंटू n होगा। अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं। अब इधर देखिए, इधर क्या हो रहा है कि हमारे जो पावर्स हैं वो सेम है। ठीक है, तो पावर्स को सेम ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, पावर को हमने कॉमन ले लिया और बाकी का एज इट इज लिख दिया, a इंटू बी जो था वो हमने इधर लिख दिया, सिंपल। अब ऐसे ही फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ लॉ में इसमें भी जो पावर्स हैं वो सेम है, तो हमने पावर को कॉमन ले लिया, m को कॉमन ले लिया और बाकी a डिवाइडेड बाय b को एज इट इज लिख दिया। ठीक है ना, आसानी से याद हो रहा है, राइट? अब ये जो सिक्स्थ लॉ है a रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये तो फ्रेंड्स वैसे ही आपको याद रहेगा, ये तो बहुत ही आसान है। अब आइए इन लॉस के बेसिस पर इनको यूज कर कर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है हम वो देखते हैं। क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फ्रेंड्स हमें जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, देखिए 6 रेज टू द पावर 2 इंटू 6 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो देखिए, आपने जब भी ऐसा कुछ गिवन होता है आपको बॉड मास यूज करना है। तो बॉड मास में हमें पहले क्या सॉल्व करना होता है? पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, यानी हम 6 रेज टू द पावर 2 इंटू 6 रेज टू द पावर 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कौन सा लॉ यूज करेंगे। इधर हमें दिख रहा है कि बेस सेम है, तो हम पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी 6 रेज टू द पावर 2 प्लस 4 जो होता है इक्वल्स टू 6। तो ये हमें मिल गया 6 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 3। अब देखिए यहां पर बेस सेम है और नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे? हम सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 6 रेज टू द पावर 6 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 3। तो आंसर आया हमारा
6 रेज टू द पावर 3। देखिए इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही हमें आंसर यहीं पे छोड़ना है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना फ्रेंड्स। कभी आप इसको 6 इंटू 6 इंटू 6 करने बैठ जाओ मल्टीप्लाई, नहीं ऐसा नहीं करना, आपने यहीं छोड़ना है अपना आंसर, क्योंकि हमें कहा गया है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने जितने भी लॉज लगाए हैं एक्सपोनेंट्स के, काफी स्कूल्स में टीचर्स कहती हैं कि वो आपको सामने लिखना है कि आपने कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज आपने वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखिएगा सामने जब भी उसको यूज कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर ये दो हैं, यहाँ पे फर्स्ट को देखिए, इधर फर्स्ट नंबर को, यहाँ पे देखिए पावर ऑफ पावर है ना। तो इसका क्या लॉ हमने बताया था जब पावर ऑफ पावर होती है, कि ये जो पावर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 6। तो ये आ गया मेरे पास 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 6। अब मैं इन्हीं को सॉल्व करूंगी क्योंकि अभी हमारा ब्रैकेट्स ओपन नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसी को इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए कि हमारे बेस अलग हैं और पावर सेम है। तो ऐसे में हम कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं, फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। हम दोनों को बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को कॉमन ले लेंगे जो है 6। सो 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 6 रेज टू द पावर 6। तो अब मेरे पास आ गया 6 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power 6. Again, here the powers are same and base is different, so we will multiply the bases, which are 6 into 5 equals to 30 raised to the power 6. तो फ्रेंड्स ये है हमारा आंसर, इसको हम इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही यहीं पर छोड़ देंगे। और फिर से मैं याद दिलाऊंगी कि जो जो लॉ हम यूज कर रहे हैं आप उनको यहाँ पर साइड पे लिखते रहिएगा कि ये लॉ यूज कर आपने सॉल्व किया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि भाई ना तो कोई बेस सेम है और ना ही कोई पावर सेम है, एक्सेप्ट ये जो t रेज टू द पावर 8 और नीचे है t रेज टू द पावर 4। ये है, यहाँ पर हमें बेसिस सेम दिख रहे हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें ना तो बेस सेम दिख रहा है और ना ही पावर्स। तो जहां हमें पहले बेस सेम दिख रहे हैं, आइए पहले उस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि t रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय t रेज टू द पावर 4, है ना, यही मतलब है ना। तो इधर मैं कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकती हूँ, ये वाला। यहाँ पर बेस सेम है तो हम पावर्स को माइनस कर देंगे। तो पावर को माइनस करा तो हमें आया t रेज टू द पावर 8 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 4। तो t रेज टू द पावर 4 आ गया है। बाकी को देखिए, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, यहाँ पर अब हमें या तो भाई बेस सेम करना पड़ेगा या पावर सेम करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो 25 को लेते हैं हम। 25 को फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2, राइट। इसी तरह से 10, जो ये डिनोमिनेटर में 10 रेज टू द पावर 3 है, इसको हम 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 3, ठीक है। फ्रेंड्स इधर देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों का बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इनका क्या कर सकते हैं, हम इनकी पावर्स को ऐड करेंगे यूजिंग विच लॉ, दिस वन, राइट। अब नेक्स्ट नीचे डिनोमिनेटर को देखिए आप, ऊपर इधर ये ये डिनोमिनेटर देखिए, क्या आपको इससे कोई लॉ याद आ रहा है। दो बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर है 3, यानी कॉमन पावर है। तो हम कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं, ये वाला। देखिए इसको हमने लॉ को रिवर्स करके यूज किया है इधर। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 3। ओके, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3, यानी यहाँ पे ये दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और इनका बेस सेम है। तो हम इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं हम, ये वाला। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लॉ लिख दिया है, ऐसे ही आपने भी लॉ साइड बाय साइड लिखने हैं कि आप कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं। सो 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख देंगे 5 रेज टू द पावर 1 इंटू
t रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3। अब हमें इसको इस फॉर्म में लिख देना है। 5 रेज टू द पावर 1 का मतलब है 5, सो 5 t रेज टू द पावर 4 और 2 रेज टू द पावर 3 क्या हुआ 8। सो आंसर इज 5 बाय 8 t रेज टू द पावर 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चंस को जहां पर आपको पहले उसको उस फॉर्म में लाना है, या तो आपने सेम बेस बनाना है या सेम पावर्स बनानी है, तो उनको ऐसे सॉल्व करते हैं।